पहला क्या बोले? आउटर पार्ट। क्या बोले बच्चे? बाह्य भाग। एक बोले बच्चे केंद्रक, न्यूक्लियस, और एक बोले साइटोप्लाज्म, जिसे कहते कोशिका द्रव। कोशिका। अब देखिए, हमने कहा कि सेल, कोई भी सेल होगा उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक पार्ट को कहते आउटर पार्ट, बाह्य भाग, एक को कहते केंद्रक, न्यूक्लियस, और एक को कहते साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। अब हमने क्या कहा कि सर जब भी बात करते हैं बाह्य भाग में तो इसमें 2 पार्ट आता है। एक का नाम है कोशिका भित्ति। क्या नाम है बच्चे? कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में हमने कहा सेल वॉल। क्या कहा? एक को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, इसी को हमने बोला कोशिका झिल्ली। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको बोले हमने सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो ये दोनों पार्ट एक ही हुआ। हमने क्या कहा कि सर सेल का 3 पार्ट होता। एक को कहते बाह्य भाग, जिसे आउटर पार्ट, एक को कहते केंद्रक, न्यूक्लियस, और तीसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म, जिसे कहे कोशिका द्रव। हमने कहा एक्सटर्नल पार्ट के 2 भाग होते हैं। एक का नाम है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, दूसरे का नाम है प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कहते कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। केंद्रक का भी 2 भाग होता। एक को कहते केंद्रिका, एक को कहते केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव को इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म कहते बच्चे, और इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं, ये सभी कहां पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो सभी कोशिकांग सेल ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब एक बात समझना है आपको प्रोटोप्लाज्म को मैथमेटिकली कैसे। ध्यान रखिएगा, जब हमने कहा C+N, दिस गिव्स P, दिस गिव्स P, आई मीन टू से दैट कि सर C मीन्स हुआ साइटोप्लाज्म, N मीन्स हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म, अब P मीन्स हुआ प्रोटोप्लाज्म। क्या हो गया बच्चे? प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में से कहते जीव द्रव। क्या कहते हैं? जीव द्रव। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हमने क्या बोला कि सर C+N इक्वल टू P, वेयर C स्टैंड फॉर साइटोप्लाज्म, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोप्लाज्म एंड P स्टैंड फॉर प्रोटोप्लाज्म। सर अगर हम ये कह सकते हैं कि सर C+N इक्वल टू P, तो दिस इंप्लाई कि सर C इक्वल टू P माइनस N, एंड सर दिस ऑल्सो वी कैन से N इक्वल टू P माइनस C। सिंपल सा मैथ है। हमने क्या कहा कि सर साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव, N मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव, दोनों मिला तो उसे कहे प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव। और याद रखिएगा, हम और आप कोई भी एलाइव है, अर्थात मेरा प्रोटोप्लाज्म जिंदा है। जैसे प्रोटोप्लाज्म डेड होगा तो वो व्यक्ति जिंदा नहीं रख सकता। इसीलिए एक साइंटिस्ट थे हैक्सले। क्या थे? हैक्सले। हैक्सले सेड दैट कि प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक पिलर ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक पिलर ऑफ लाइफ। अर्थात हैक्सले ने कहा, क्या कहा कि सर प्रोटोप्लाज्म जीवन का, जिंदगी का भौतिक आधार होता है। यह स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है? तो याद रखिएगा, हैक्सले। क्या? हैक्सले। सर इसका नामांकन किसने किया? तो 2 साइंटिस्ट याद रखिएगा, एक हुजार्डिन। क्या नाम है? हुजार्डिन। क्या क्या बोले? एक हैक्सले बोले, जिन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक पिलर ऑफ लाइफ, और एक हुजार्डिन इसका खोज किए। क्या किए? खोज किए। तो हमने बताया कि सर कि C+N इक्वल टू P,
C is equal to N plus P. P is protoplasm और protoplasm is the basic pillar of life. This statement is given by Huxley. किसने दिया? Huxley. Huxley ने क्या कहा कि protoplasm is the basic pillar of life. Protoplasm is the basic pillar of life. Any doubt to anyone? और हमने अभी तक क्या बताया कि सर सेल के 3 पार्ट होते हैं, कोशिका के 3 भाग होते हैं। एक आउटर भाग होता है, एक केंद्रक न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव होता है। सर आउटर पार्ट बाय भाग को 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक को हमने बोला कोशिका भित्ति और एक को बोला प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। और हमने अभी ये बताया कि सर प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक पिलर ऑफ लाइफ, हैक्सले ने कहा। और इसका खोज किसने किया? पुरकुंजे। किसने नामांकन किया? खोज किया हुजार्डिन, नामांकन किया पुरकुंजे। तो 3 साइंटिस्ट है, पुरकुंजे, हुजार्डिन, हैक्सले। क्या क्या बोले? पुरकुंजे, हुजार्डिन, हैक्सले। हैक्सले सेड दैट प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक पिलर ऑफ लाइफ। हैक्सले साहब ने क्या कहा कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। सर इसका नामांकन पुरकुंजे ने किया और इसका खोज हुजार्डिन ने किया। खोज किसने किया? हुजार्डिन। नामांकन किसने किया? पुरकुंजे। प्रोटोप्लाज्म बेसिक पिलर ऑफ लाइफ किसने कहा? हैक्सले। तो these 3 scientists have given the concept idea regarding protoplasm। और हमने एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया कि सर C + N = P, जहां C साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव हुआ, N न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव हुआ और P प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव हुआ। और फिर इसी से हमने कहा कि सर C बराबर क्या हो सकता है? P - N और N बराबर क्या हो सकता है? P - C। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं बच्चे अब हम लोग बात करते हैं कोशिका भित्ति का, बाय भाग का और प्लाज्मा झिल्ली का। देखिए कोशिका भित्ति क्या होता। कोशिका भित्ति हिंदी अंग्रेजी में से कहते सेल वॉल। कोशिका भित्ति को हमने बोला सेल वॉल। क्या बोला? सेल वॉल। सर सेल वॉल इट इज फाउंड इन नॉट इन एनिमल सेल बट इट इज प्लांट सेल। सर कोशिका भित्ति सेल वॉल यह जंतुओं में नहीं पादप में होता है। इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल बट इट इज फाउंड इन प्लांट सेल। सर कोशिका भित्ति ये लिविंग नहीं, ये बायोटिक नहीं, अबायोटिक नॉन लिविंग है। यह सजीव नहीं, निर्जीव संरचना है। इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये सेल वॉल प्लांट में है तो सजीव होगा, लिविंग होगा, बायोटिक होगा। ऐसा नहीं, अबायोटिक होगा, नॉन लिविंग होगा। तो हमने क्या बोला? सबसे पहला पॉइंट, सर ये पादप में होता। कहां होता? पादप में, प्लांट में। सर ये लिविंग नहीं, नॉन लिविंग है। सर बायोटिक नहीं, अबायोटिक। सर ये सजीव नहीं, निर्जीव है। और सर प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का। तो बच्चे हमने क्या बताया? देखिए सेल वॉल ये फंगाई भी होता है, सेल वॉल बैक्टीरियम भी होता है और सेल वॉल हमारे प्लांट में भी होता है। तो जब फंजाई पढ़ाए थे हमने आपको बताया था कि सर कवक की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सर फंजाई का सेल वॉल पॉलीसेकेराइड, पॉली बने मेनी, सेकेराइड बने कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड लिपिड बने वैसा फैट जो लिक्विड स्टेट में होता है उसे लिपिड कहते हैं। और जब लिपिड सॉलिड अवस्था में होता है तो उसे फैट वसा कहते हैं। और वसा जहां जमा होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, फैट जहां जमा होता है उसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं, हिंदी में वसीय उत्तक कहते हैं। तो वसीय उत्तक आपको उस समय नहीं मिलेगा, एडिपोज को हिंदी में लिख देगा। क्यों? तो बच्चे समझ जाएंगे अच्छा फैट है, वसा है, तो ये वसीय उत्तक होगा आंसर। इसीलिए फैट इज डिपॉजिट, फैट इज स्टोर्ड, फैट इज एक्यूमुलेट इन द टिश्यू दैट इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। और हमने कहा और सर फैट एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट हमारे शरीर के लिए डेंजरस है, हार्मफुल है, हानिकारक है।
क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे कोरोनरी आर्टरी में, हिंदी में कहते हैं छंद धमनी में, जमा होने लगता है और जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना इनहेल नहीं हो पाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। अगर यही आपने फैट ज्यादा लिया और ऑयली चीज ज्यादा खाया और एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपका हार्ट ब्लॉक हो जाता है और इसी के कारण हृदय आघात, हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज होने की संभावना रहती है। इसीलिए हम लोग को ऑयली और तला हुआ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को केमिस्ट्री बायोलॉजी से यह इंफॉर्मेशन मिलता है कि सर जो भी सैचुरेटेड फैट होते हैं दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, दी आर वेरी डेंजरस फॉर आवर हार्ट, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी। आर्टरी क्या होता है? ये सब ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। आर्टरी हो गया जिसे धमनी कहते हैं, वेन जिसे सीरा कहते हैं, और एक कैपिलरी होता है जिसे केसिका कहते हैं। तो अगर ये ब्लॉकेज हो जाएगा तो हमारे ब्लड में जितना ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए ऑक्सीजन सप्लाई होगा नहीं। जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा धीरे धीरे ये डेंजरस होगा, ब्लॉकेज होने लगेगा और इसी कारण हृदय आघात, हार्ट अटैक। और हृदय आघात का क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या होता है, सिम्टम क्या है? जब आपको हृदय आघात होगा, हार्ट अटैक होगा तो आप यू आर फीलिंग वेरी नॉइजा, बेचैनी होगी, पसीना चलने लगेगा और आपका हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है। तो दीज आर द सिम्टम ऑफ द हार्ट अटैक। तो छोटू टिल नाउ वी हैव स्टडीड कि सर सेल वॉल, सर सेल वॉल कोशिका भित्ति या पादप प्लांट में होता है। यह सजीव नहीं निर्जीव होता, लिविंग नहीं नॉन लिविंग होता, यह बायोटिक नहीं अबायोटिक होता और प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा है छोटू प्लाज्मा झिल्ली। क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हमने कहा सेल मेम्ब्रेन। क्या कहा? सेल मेम्ब्रेन। इसी को बोले कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली। नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ आर सेम, बोथ आर। पहला बात, सर ये झिल्ली जो होती है अर्धपारागम होती है, इसमें जो मेम्ब्रेन होता है अर्धपारागम। अर्धपारागम भी हुआ बच्चे, ये सेमी परमिएबल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमी परमिएबल, कोई भी झिल्ली होते हैं या तो परमिएबल होते हैं या सेमी परमिएबल होते हैं। तो हमने बताया कि सर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये जो होते हैं ये क्या अर्धपरागम होते हैं और ये सर ये चयनित पदार्थ को, सेलेक्टेड मटेरियल को आर पार होने देते हैं। और सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो क्वेश्चन पूछा होता है ये सर प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड का, प्रोटीन प्लस लिपिड का। और हमने कहा लिपिड जो लिक्विड अवस्था में होगा उसे लिपिड कहते हैं और जो सॉलिड स्टेट में फैट होता है उसे फैट कहते हैं। और प्रोटीन सर यह एमिनो एसिड का बना होता है। किस एसिड का? एमिनो एसिड। तो 20 एमिनो एसिड जब मिलता है तो यह प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन यह बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थ, कंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन का स्कार्सिटी से क्वासरकोर मेरेस्मस होता, लेकिन अब ऑप्शन में बीपीएससी होता है कि सर क्वासरकोर और मेरेस्मस प्रोटीन और किसके कमी से होता है? तो राइट आंसर कैलोरिक कारण। तो ऑप्शन जाएंगे ई, मोर देन वन। प्रोटीन की स्कार्सिटी डेफिशिएंसी कमी से और कैलोरी की भी कमी से। प्रोटीन का खोज किया था बर्जेलियस ने और इसका नोमेनक्लेचर नामांकन किया था मुल्डर ने। प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग। और प्रोटीन का मोनोमर एमिनो एसिड है, मोनोमर माने एकलक, जिससे बना हुआ है। और जब 20 एमिनो एसिड 20 एमिनो एसिड कंबाइन करेगा तो जटिल कार्बनिक पदार्थ कंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा जिसे कहते हैं प्रोटीन, जिसे कहते हैं प्रोटीन। नाउ टिल नाउ वी हैव स्टडीड द आउटर पार्ट ऑफ द सेल। नाउ सेकंड पार्ट केंद्रक है। केंद्रक जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में किया। सर केंद्रक में धागेनुमा पदार्थ होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। और यही क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन होता है तो यह क्या बन जाता है? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। और क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक कहते हैं ऑटोसोम, एलोसोम। सेक्स क्रोमोसोम भी, सेक्स क्रोमोसोम 23 पेयर में 1 पेयर होता है। और हमने कहा इसी से डिसाइड होगा कि बॉयज होगा गर्ल्स। तो लड़कों में होता है XY, लड़कियों में होता है XX क्रोमोसोम। तो अगर कोई बॉयज और गर्ल्स हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबल बॉय है। क्यों? क्योंकि लड़की में XX क्रोमोसोम है तो लड़की से क्या हुआ? X क्रोमोसोम गया। लड़का से अगर X गया तो XS लड़की हो गया। अगर Y क्रोमोसोम गया
तो एक्स वाई लड़का हो गया। तो अगर कोई पूछेगा कि जेंडर टर्मिनेशन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बॉयज और द गर्ल्स, यू विल से बॉय। क्यों? बिकॉज इन गर्ल्स एक्सेस क्रोमोजोम इज देयर बट इन बॉय एक्स वाई क्रोमोजोम देयर। जब लड़का से वाई निकलेगा तो एक्स लड़की के पास, तो एक्स वाई। लड़कों से जब एक्स निकला और लड़की में भी एक्स है तो एक्सेस गर्ल्स हो गया। तो एनी डाउट हिल नाउ? और सर अनुवांशिक इकाई को जीन कहते हैं, जेनेटिक्स के यूनिट को जीन कहते हैं। और इस जीन का शब्द को जिसने प्रोफाउंड किया दिया उस साइंटिस्ट का नाम जोहानसन है। क्या नाम है? जोहानसन। तो हमने क्या कहा? और जीन डीएनए का टुकड़ा होता है।